ठीक है, 16.9 से स्टार्ट करते हैं, रोशन भी आ गए हैं। इसमें क्या हुआ था, इसको इरेज कर देते हैं। इस पे बोला गया था कि एक कागज का सीट है, जैसे नीचे में देख रहे हो ना आप लोग, क्रॉस बनाया गया है, एक साइड जीरो बनाया गया, गोला बनाया गया है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे गोल चिन्ह क्रॉस के दाईं ओर होना चाहिए। दाईं ओर है ना गोला वाला, दोनों चिन्हों के बीच 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कागज की सीट को नेत्र से भुजा की दूरी पर पकड़े रखिए, जैसे जितना मेरा हैंड है लगभग उतनी दूरी पे पकड़ के रखना है। अपने बाएं नेत्र को बंद कीजिए, बाएं आंख को बंद करना है और दायां आंख खुला रखना है और क्रॉस को कुछ देर तक लगातार देखिए। बायां आंख बंद करना है, लेकिन याद रखना बायां आंख बंद करते हुए भी हमें क्रॉस को ही देखना है। यानी कि जिधर साइड का आंख बंद कर रहे हैं उधर साइड का ही ऑब्जेक्ट, मतलब उधर साइड के ही सिंबल को हम देख रहे हैं। तो बायां बंद किया है लेकिन मैं क्रॉस पे ही अपने नजर टिकाई हुई हूँ। अपने नेत्र को क्रॉस पर स्थिर रखते हुए सीट को धीरे धीरे अपने साइड लाइए, अपनी ओर लाना है। आप क्या देखते हैं, क्या गोल चिन्ह सीट के किसी दूरी तक आने पर अदृश्य हो जाता है? जब तक थोड़ा दूर रहेगा तो आपको दोनों दिखता रहेगा, क्योंकि आपने इस पे फोकस किया, ये तो दिखेगा ही, साथ साथ थोड़े दूरी पे ये भी दिखेगा। लेकिन जैसे आप दोनों इस पट्टे को, ये कागज के पट्टे को जैसे जैसे आप पास में लाते हो, एक दूरी पे आके ये गोला लगभग गायब हो जाता है, ये आपको दिखेगा ही नहीं। ये जो गोला है गायब हो जाएगा, लगेगा कि इस पे कुछ और है ही नहीं, सिर्फ क्रॉस मौजूद है। अब आपको क्या करना है सेकेंड टाइम में, अब अपना दायां आंख बंद करना है, बायां खुला रखना है और गोल चिन्ह पे फोकस करना है। यानी जिधर साइड का आंख बंद किए हो उधर साइड के पार्ट को ही आपको अब देखना है। यानी कि आप दायां आंख बंद किए हो तो दाएं वाले पार्ट पे क्या है, गोला, तो गोले पे अब आपको फोकस करना है और सेम क्रिया को दोहराना है। तो जब जब उस हाथ पे रखे रहोगे बाजू पे, जैसे जैसे उसको दूर से पास लाते जाओगे तो देखोगे थोड़े दूर के बाद, थोड़ी दूरी पे, मतलब एक पार्टिकुलर डिस्टेंस होगा, ना बहुत दूर ना बहुत नजदीक, क्रॉस है वो गायब हो जाएगा और ये आपका बना रहेगा। तो ये गायब हो जाएगा एक डिस्टेंस पे। अब जब आप दाएं आंख को बंद करके इस पे फोकस कर रहे हो, क्रॉस तथा गोल चिन्ह का अदृश्य होना ये बताता है कि रेटिना पर कोई ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने पर इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता। जब हम आई पढ़े थे तो क्या होता है ना, एक मिनट, आई जब पढ़े थे तो क्या होता है, ये जो यहाँ पे ये जो नर्व देख रहे हो जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, प्रकाशिक तंत्र बोलते हैं हिंदी में, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रेटिना होती है। रेटिना ये जो अंदर वाला जो लेयर है ना पूरा, तीन एक्चुअली में लेयर होता है। ये तो बाहर का एक लेयर होता है, एक मिडिल वाला लेयर होता है, 1 2, और एक अंदर का लेयर होता है जिसको अंदर वाले को हम रेटिना बोलते हैं। जो अंदर में उभार होता है जो थोड़ा सा यहाँ पे निकला रहता है, और ये निकले हुए भाग को ही हम यहाँ पे कॉर्निया बोलते हैं। थोड़ा सा ऐसे बाहर में इधर निकला रहता है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, अंदर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये पीछे तक जो फैला हुआ है रेटिना, रेटिना ऐसे फैला हुआ है जहां हम लाल लाल बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, और यहाँ पे है ऑप्टिक नर्व। ये जब दोनों मिलते हैं ना, तो दोनों मिलने की संधि पे ऐसा कुछ, जिसका ऐसा कुछ नर्व नहीं है। कौन सा नर्व नहीं है, ये है आपका यहाँ पे नाम लिखा था दृक तंत्रिका, कहीं लिखा था। तो दृक तंत्रिका जो है ना, इन दोनों के संधि स्थल पे मौजूद नहीं है, जहां रेटिना मिल रही है और ये ऑप्टिक नर्व मिल रहा है, वहां पे कोई ऐसी दृक तंत्रिका नर्व मौजूद नहीं है जो ये बता सके कि यहाँ पे दोनों मौजूद है, दोनों मिले हैं। और नर्व नहीं होने की वजह से वो सूचना हमारे ब्रेन तक नहीं भेज पाता। ब्रेन तक सूचना नहीं जाने के कारण ही, मतलब उसका इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है ब्रेन को, तो उसी को ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं। समझ में आ गया क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे कोई नर्व ही नहीं है उसका इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। ठीक है, यहां तक हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव, रेटिना पे जो इमेज बनता है वो वस्तु को, जैसे सपोज दैट आप अपने सामने एक पेन रखिए, खड़ा करके स्टैंड करके एक पेन रखो, आप तुरंत थोड़ी देर में हटा लो। जैसे ही वस्तु को आप हटा लेते हैं तो तुरंत ही जो वस्तु का जो इमेज था वो तुरंत आपके आंखों से नहीं हटता है, वो तुरंत आपके माइंड पे रहेगा, आपके आंखों पे रहेगा। उसका इमेज कब तक रहेगा, लगभग 1/16 सेकेंड तक उसका जो इमेज है, उसका जो प्रभाव है वो बना रहता है। इसलिए यानी नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती दिखेगी। जैसे 16 या 16 से ज्यादा इमेज थोड़ा देर सामने रखा, फिर उसको हटा दिया, फिर दूसरा इमेज आया उसको हटा दिया, तीसरा आया हटा दिया। इस तरीके से करते करते जब आप 16 से अधिक इमेज भी हटा लेते हो तो नेत्र को हमारी ये लगता है कि कोई मूवी चल रही है, कोई चलचित्र चल रही है, तो उसके इमेज आ रहे हैं जा रहे हैं, नया नया पात्र आ रहा है जा रहा है, ऐसा उसको लगता है। हमारी आंखों को और हमारी ब्रेन तक ये चीजें पहुंच जाती हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो मूवी चल रहा है ऐसा। यहाँ पे देखो,
यहीं पे है ना हम लोग, हाँ। 16.10 पे आ जाना। 16.10 पे क्या किया गया है, इसी चीज को, ये जो बात कही गई है, इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया गया है कि ये जो आप एक दो गत्ता लेना, अगर आप चाहें तो उस पे व्हाइट पेपर चिपका सकते हैं। व्हाइट पेपर चिपका के एक पे पिंजरा बना लो, दूसरे पे कबूतर बना लो। यहाँ से होल्ड करना एक पहला धागा, इसके पीछे से जाते हुए दूसरा धागा, इसके यहाँ से निकालना अंदर से निकाल के फिर इस वाले गत्ते को अंदर में ही ठोक देना, फिर बाहर से निकाल के फिर यहाँ से धागा निकाल लेना। जब ये दोनों धागा जुड़ा होना चाहिए। ये काम कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इतना बता दो, ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बता दो, हो पाएगा कि नहीं। ये काम हो जाएगा। पहले यहाँ पे आगे से लगाओगे तो ये पीछे चला जाएगा, ये धागा, ये वाला धागा पीछे चला जाएगा, और यहां से पीछे जाके फिर यहां से निकलेगा, फिर यहाँ अंदर में आएगा, फिर अंदर में जा करके फिर बाहर से जाके यहाँ पे आ जाएगा। और जो दोनों जब इमेज साथ में हो जाएंगे, जब थोड़ा सा खींचोगे पास में, ऐसे टाइट करोगे, टाइट करके जैसे जैसे रोल करोगे, जल्दी 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 जैसे हाथों को अपने रोल करोगे, घुमाओगे, तो ऐसा लगेगा कि ये कबूतर जो है ना, ये कबूतर इस पिंजरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है या उसके अंदर बैठ रहा है, ऐसा लगेगा। क्यों ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी आप उसके हैंड, अपने हाथों को मूव कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है, क्योंकि तुरंत एक इमेज दिखती है, दूसरी इमेज दिखती है, तुरंत दूसरी इमेज दिखती है, पहली इमेज दिखती है। इसके वजह से क्या होता है कि ऐसा हमें प्रतीत होता है कि ये जो कबूतर है वो पिंजरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है या घुस गया है, ऐसा आपको दिखाई देगा। वही बात यहाँ लिखी है। अब धागे के दोनों सिरों को खींचिए ताकि धागे की जो ऐठन है वो खुल जाए और गत्ता तेजी से घूमने लगे। जैसे आप थोड़ा टाइट करोगे, गत्ता घूमने लगेगा। गत्ते के घूमते समय क्या आपको पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है? जब तेजी से घुमाओगे तो ऐसा ही लगेगा। हम जो चलचित्र देखते हैं वो वास्तव में कुछ कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपयुक्त क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण है। जो आप इमेज देखते हो, मूवीज देखते हो, तो क्या लगता है कि वो ऐसा कुछ है क्या? एकदम इस तरीके का ही इफेक्ट मूवी में भी तैयार किया जाता है, पर्दे पे तैयार किया जाता है, एक के बाद एक ऐसा प्रोसेस वहां पे भी तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि मूवी चल रही है। उन्हें नेत्र के सामने प्राय 24 प्रतिबिंब प्रति सेकेंड, यानी 16 प्रति सेकंड की दर से अधिक, यानी जब मूवी वाले जो मूवी बनाते हैं तो मूवी में ऐसा क्या होता है, तो वो 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड की दर से गुजारते हैं। जब आपको चलचित्र का निर्माण करना है तो कंडीशन ये है कि 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड की दर से आपको गुजारने हैं, यानी एक सेकंड में 34 मुंह से निकल रहा है, 24 इस तरीके के जो इमेज है, एक तरीके से प्रतिबिंब है, वो आपको गुजारना पड़ेगा एक सेकंड में, तब वो मूवी का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। लेकिन हमारे आंखों पे इफेक्ट कब तक रहता है? वो 16 सेकंड तक रहता है, वो अलग ध्यान रखिएगा। की दर से परिवर्तित होते दिखाया जाता है, इसलिए लगता है कि सभी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इस प्रकार हम चलचित्र देख पाते हैं, यानी कि मूवी। पता नहीं किसी ने ये देखा है कि नहीं, अभी हाल बाइस्कोप वाला भी देखोगे, वो लगेगा एक के बाद एक आपस में आया जा रहा है। चलो छोड़ दो, उसको बाद में समझाते हैं। वो क्लाइडोस्कोप से थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ था। ठीक है। नेत्रों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने हमें क्या दी है? पलकें प्रदान की हैं। जब कभी भी धूल या इस तरीके की अनवांटेड चीजें जब आंख की ओर इंटर करने लगती हैं तो पलकें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। अनवांटेड चीजें जब इंटर करने की कोशिश करती है तो हमारी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी हमारी आंखों में पहुंचने से रोकती हैं। कभी कभी आप सुनते हो ना, कभी कभी आप सुनते हो ना कि जो आपका सर दर्द कर रहा है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जब तेज धूप में निकलते हो तो एक्चुअली तेज धूप क्या है? एक्सेस रोशनी है, उतना रोशनी जितना आपकी आंखें भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। एक्सेस होने की वजह से वो आपके माइंड पे असर डालता है, क्योंकि हमारी आंखें हमारे माइंड से कनेक्टेड हैं, तो वो माइंड पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जब आप धूप से ज़्यादा सफ़र करके आओगे आपका सर दर्द होगा। तो ये वजह होती है। नेत्र जो है आपका एक अद्भुत यंत्र है, और सेंसरी ऑर्गन भी बोल सकते हैं, कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता देख सकता है। एक हमारा जो आंख है, समान एक ऐसा दूरी है, सामान्य दूरी, जिसपे आप दूर की वस्तु को भी और दूर स्थित वस्तुओं को भी, साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी पूरी तरीके से क्लियर देख सकते हैं। वो दूरी है, आप सबको पता है, 25 सेंटीमीटर, आप लोगों ने पढ़ा है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को पूरी तरीके से क्लियर देख सकता है, आयु के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है तो उसके हिसाब से अब चेंजेज आने लगता है इसमें भी। ठीक है।
सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए जो सुविधाजनक दूरी है लगभग 25 सेंटीमीटर है। आपको ऐसा नहीं करना है, कई बार हम बच्चों को देखते हैं या बच्चों क्या बड़े बड़े लोगों को, इवन मेरे से भी कभी कभी हो जाता है एकदम पास में ऐसी किताबें लेके, कभी भी वैसे नहीं करके पढ़नी चाहिए क्योंकि आंख पे प्रेशर पड़ता है। और आप लोगों को बताया था रोड्स और कोन्स, वो दोनों एक प्रकाश के लिए, ज्यादा प्रकाश के लिए सेंसिबल होता है, एक कम प्रकाश के लिए। तो जो कम वाला है वो तो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन जो ज्यादा प्रकाश के लिए सेंसिबल है उस पर प्रेशर पड़ता है। तो दोनों में से एक को खराब होने की संभावना रहेगी। रोड्स और कॉन्स के बारे में बताए थे ना, बोलिए। अभी पूछते हैं ना, पता चल जाएगा। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कुछ मनुष्य पास की वस्तुओं को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को नहीं। तो दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाते तो उनको कौन सा दोष होता है? दूर निकट दृष्टि दोष। बहुत अच्छा। जो लोग दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते उनको कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट होता है। देख रहे हाइपर ना, मायोपिया बोलते हैं, हाइपर देख मायोपिया बोलते हैं उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक बार कंफ्यूजन मत रखिए क्योंकि ऐसे दूर निकट किया रहता है। दूर दूर की वस्तुओं को कुछ लोग नहीं देख पाते जबकि पास की देख पाते हैं। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट स्पष्ट देख सकते हैं। मतलब पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पास रखी वस्तुओं को साफ नहीं देख पाते लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, उचित संशोधक लेंस आता है जिसका उपयोग करके नेत्र के इन जो दोष हैं यानी दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इनका उपचार या संशोधन किया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है, विशेष रूप से वृद्धावस्था में, कि हमारी नेत्र की जो दृष्टि है वो धुंधली हो जाती है। इसलिए धुंधली हो जाती है क्योंकि नेत्र का जो लेंस है, नेत्र लेंस, वो एक्चुअली में धुंधला हो जाता है। धुंधला हो जाने के कारण ऐसा होता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। एक्चुअली में ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे नेत्र में जो लेंस है, हमारे नेत्र में कौन सा लेंस है? उत्तल में जोर से बोलिए। उत्तल उत्तल लेंस होना चाहिए। उत्तल लेंस होना नहीं चाहिए बेटा, है। कल ही ना इमेज जी मैम, दिखाए थे। जी मैम। यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे गोल गोल कौन सा लेंस है? इतना जल्दी जल्दी भूलोगे? नहीं मैम, यहाँ पे गोल सा जो बना है, गोल सा बेटा, ये लेंस ही तो है ना? तो ये तो अवतल लेंस है नहीं, जो गोल होगा बीच में मोटा होगा, येलो कलर का जो दिख रहा है आपको, वो लेंस ही है बेटा। यहाँ पे इसके इसके जो गोल वाले पार्ट हैं वो लेंस ही है, तो उत्तल लेंस है। और कैसा इमेज फॉर्म होता है हमारी रेटिना पे उत्तल लेंस के द्वारा? इमेजिनरी बोलते हैं उसको, आभासी और इमेजिनरी। बहुत पिटाई करेंगे। उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस लगाया गया है ना, तो आपकी रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा? रियल और उसको क्या बोलते हैं, रियल और इमेजिनरी बोलते हैं ना, रियल इमेजिनरी। इमेजनरी का क्या मतलब हो गया बताओ? मैं पूछ रही उल्टा बनता है सीधा बनता है? आप यहाँ पे बताओ कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, साथ साथ उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आप याद कैसे करोगे? उत्तल लेंस लिखते हैं ना, उत्तल, उत्तल से रिलेट कर लेना भाई उल्टा को। हमारे आंख पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जब माइंड को ये नर्व्स मैसेज करती है कि देखो वहां किसी चीज का प्रतिबिंब बन रहा है, तो माइंड हमारा सीधा करके हमें दिखाता है। एक्चुअली में रियल में उल्टा प्रतिबिंब बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। आंख के रेटिना पे इमेज कहाँ बनता है, कौन से पार्ट पे? रेटिना। रेटिना पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थे। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में ऐसा होता है कि हमारा जो लेंस धुंधला हो जाता है। एक्चुअली लेंस धुंधला नहीं होता, कई बार हमारे आंखों में जब गंदगी जाती रहती है तो ये लेंस एक्चुअली गंदा हो जाता है, तो यही धुंधला हो जाता है। इसको इसलिए बोलते हैं कि धुंधला हो गया, क्योंकि ये गंदा हो जाता है। गंदा हो जाने की वजह से सही ढंग से काम नहीं करता और बोला जाता है कि मोतियाबिंद डेवलप हो रहा है। इसके कारण क्या होता है, हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं और सही ढंग से देख नहीं पाती और गंभीर स्थिति हो जाता है कभी कभी। इस दोष की जो उपचार है चिकित्सा विधि के द्वारा संभव है। कई बार ऑपरेशन कर दिया जाता है। साथ साथ चूंकि ये बहुत धुंधला हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो ये अपारदर्शी की तरह काम करने लगता है। क्योंकि लेंस क्या है, वो जो उत्तल लेंस है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन गंदगी के कारण इतना गंदा होता है कि अपारदर्शी लेंस बन जाता है। तो इस अपारदर्शी लेंस को जो बेकार हो गया उसको हटा के नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है।
और जान ही रहे जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू ये जो काम है आँख का जो ऑपरेशन है बहुत साधारण हो गया है, बहुत आसान हो गया है, साथ साथ बहुत ही सुरक्षित भी हो गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने की वजह से। अब है नेत्रों की देखभाल। नेक्स्ट है नेत्रों की देखभाल। यह आवश्यक है कि आप अपने नेत्रों की उचित देखभाल करें। कोई भी समस्या हो तो हमेशा तुरंत आंख के चिकित्सक के पास जरूर जाना चाहिए। नियमित रूप से अपनी आंख की जांच करानी चाहिए। उचित चश्मा अगर किसी ने प्रेस्क्राइब किया है तो हम आप सबको याद रखना चाहिए। जो लोगों को चश्मा लगाने के लिए बोला जाता है ना, ऑलवेज चश्मा उनको वियर करना चाहिए। अगर वो नहीं पहनेंगे चश्मा तो उनका पावर बढ़ सकता है, जो कि उनके लिए सही नहीं है। नेत्र के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश भी हानिकारक है। जैसे कि जैसे बहुत बच्चे पढ़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा लाइट में हम जब निकलते हैं, मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो आपका हेड पेन होने लगता है, हेडेक हो गया आपको, बहुत ज़्यादा नोजिया टाइप, वोमिटिंग टाइप ऐसा होने लगता है। बिकॉज हमारा जो आई है, एक्सटेड लाइट जो है, एक्सेस लाइट, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा उसको कंफर्टेबल फील नहीं कराता हमारी आई को, जो माइंड पे अफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब आप हेडेक वगैरह फील करते हो। एट द सेम टाइम जो कम प्रकाश है उसकी वजह से भी, अगर आप पढ़ रहे हैं, टॉर्च अपने मोबाइल की टॉर्च जला लिए, पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उससे भी आपके जो आई के पार्ट है उन पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है कि फिर तब भी सर दर्द करेगा। तो दोनों में से ज़्यादा कम या ज़्यादा प्रकाश ही हमारे लिए हानिकारक है। एक एक नॉर्मल प्रकाश में पढ़ना चाहिए। और 25 सेंटीमीटर एक अच्छी दूरी है, उतने पे किताब को रख के लैपटॉप या जो भी चीज़ें जिसके आप स्टडी कर रहे हैं उतना दूरी मेंटेन करना चाहिए। बहुत पास या बहुत दूर से नहीं पढ़ना चाहिए। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र में खिंचाव होता है तथा सरदर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रयोग जो है हमारी रेटिना को क्षति पहुंचाता है, क्योंकि रेटिना पे ही इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसको ही डैमेज कर देगा। एक मिनट बच्चा, क्या आप जानते हैं, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम चले आए हैं। हम बहुत सारे एनिमल्स हैं हम सब के आसपास, आप सब देखते होंगे, तितली है, केकड़ा है, जितना नाम दिया गया यहाँ पे। केकड़ा का जो आंख होता है बहुत छोटा होता है, परंतु इसकी क्या कैपेसिटी होती है कि केकड़े के जो आंख होते हैं, जिसके थ्रू वो चारों ओर देख सकता है, अपने आगे अपने पीछे हर डायरेक्शन में वो देख पाता है। ये फायदा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे तितली का डिस्कशन किया गया है। ये बताया गया कि तितली की जो आंख होती है वो बहुत छोटी छोटी आईज के संयोजन से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे देखिए, केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं, परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तो उसे पता चल जाता है और उसपे वो प्रहार कर देता है केकड़ा। तितली के बड़े नेत्र होते हैं, बड़े बड़े आइज होते हैं, लेकिन इनके जो बड़े नेत्र होते हैं बेटा, जो बहुत सारे सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने हुए प्रतीत होते हैं। लगता है कि बहुत छोटे छोटे आइज से मिलकर वो बड़े बड़े आंख बने हुए हैं। यह केवल सामने अथवा पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे भी देख सकती है, मतलब चारों ओर ये भी देख सकती है। सोच लो, तितली, इसलिए तो शायद हम पीछे से जाते हैं जब इसको पकड़ने के लिए, तो ये भाग जाती है, यही रीजन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से देखना। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है, परंतु दिन में नहीं देख पाता है। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में कुछ जो बर्ड्स हैं वो एक्टिव होते हैं, सक्रिय पक्षी, जैसे कि चील, गरुड़, ये दिन में अच्छी प्रकार से देख सकते हैं लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते। एक्चुअली होता क्या है कि उल्लू के जो आंख में उसका जो कॉर्निया है बहुत बड़ा है। देखोगे ना, लगे कि उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं, एकदम निकली हुई हैं, ऐसी लगती है उनकी उसकी आंखें देखने पे, थोड़ा डरावना टाइप से लगेगा। कॉर्निया एक्चुअली बड़ा होता है तथा बड़ी पुतली भी होती है, ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, क्योंकि रात के समय एक्चुअली उतना प्रकाश होता नहीं है, लेकिन एक्चुअली उसको ज्यादा प्रकाश चाहिए तभी तो वो देख पाएगा रात को, क्योंकि रात में हमें चीजों को देखने के लिए अधिक प्रकाश चाहिए। इसलिए कॉर्निया भी बड़ा हो जाता है ताकि लाइट ज्यादा जाए, और पुतली भी बड़ी होती है। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं पाई जाती हैं। रेटिना में जो बेटा दो टाइप का सेल्स होता है, दो टाइप्स के, एक तरीके से सेल बोलो या नर्व बोलो या रेटिना का पार्ट बोल लो, जिसको मैंने बोला रॉड्स और कोन्स। कोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है एज लाइक अ कोन ही होता है। इस कोन के जैसा ही इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, आपको लगेगा कि कोन ही बना हुआ है, एकदम इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर होता है, कोन ही बना होता है एक्चुअली में, इस तरीके से। और रोड्स जो होता है सच में एकदम लकड़ी के जैसा ही आपको लगेगा, देखिएगा तो बोल रहा है कि इसकी रेटिना में बहुत अधिक संख्या में शलाकाएं होती हैं, क्योंकि ये जो शलाकाएं होती है, इसको हिंदी में शलाकाएं बोलते हैं, काएं, रॉड्स को, और इसको बोलते हैं शंकु बोलते हैं।
इसमें नाम में कंफ्यूजन मत रखना। रोड्स जो है हमें नाइट में देखने में हेल्प करती है। नाइट में इसलिए क्योंकि नाइट में जितना प्रकाश चाहिए उसको प्रोवाइड कराती हैं। जबकि शंकु जो है हमें डे में देखने में ज़्यादा सेंसिबल बनाता है। यही वजह है कि उल्लू में बेटा शलाकाएँ ज़्यादा हैं। ठीक है? अदर डे वाले जो पक्षी हैं उनमें शंकु ज़्यादा है, इसलिए वो दिन में देख पा रहे हैं। तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं, यानी शंकुओं की संख्या कम होती है और शलाकाएँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए बेचारा नाइट में देखने में सक्षम है, क्योंकि शलाकाएँ जो है ना, जो रात को उसको देखने में हेल्प करती है इसलिए। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक होती हैं, शलाकाएँ कम होती हैं। समझ गए? यहाँ तक किसी को दिक्कत, तकलीफ, कुछ बात जो नहीं समझ में आई? नहीं, सुमन, खुशबू, गुड़िया, मैम समझ में आ कन्या, गया। रोशन? समझ में आ गया मैम। ठीक है। समझ में आ गया मैम। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। कभी भी कोशिश करो प्रकाश को सीधा मत देखो, आंख डैमेज हो सकती है। अपने नेत्रों को कभी बहुत ज़्यादा अगर धूल मिट्टी चला गया तो बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, क्योंकि वो जो आई का एक पार्ट है, पार्ट का क्या नाम है, मतलब पूरी नेत्र श्लेष्मा बोलते हैं शायद, वो सूज जाती है, सूज के लाल हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा रगड़ने लगते हैं। यदि आपकी आंख में धूल या कंच चला गया है तो सबसे अच्छा तरीका है साफ पानी से उसको धोइए, स्वच्छ जल से। और कोई अगर तकलीफ और ज़्यादा है फिर भी ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पे जो 25 सेंटीमीटर है उस पे रख के पढ़नी चाहिए। बहुत पास में या बहुत दूर से नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि यदि भोजन में विटामिन ए का अभाव है, डिफिशियंसी है, तो उसको आपकी आंखें जो है ना इफेक्ट हो सकती है, उससे प्रभावित हो सकती है। यदि भोजन में किसी अवयव का अभाव है तो इससे नेत्रों को भी क्षति हो सकती है। भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। इनमें सबसे सामान्य रोग है रतौंधी। कई बार पूछा गया है कि रतौंधी किस विटामिन कमी के कारण होता है, तो रतौंधी जो है ना विटामिन ए के कमी के कारण होता है। याद रखिएगा, विटामिन ए के कारण रतौंधी की बीमारी होती है। हमेशा कभी भी कंफ्यूज मत रहिएगा। इसलिए हमें आहार में उचित मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो भी विटामिन ए से युक्त चीज़ें हैं वो लेनी चाहिए। गाजर, सेव, विटामिन ए युक्त अवयवों को खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए, जैसे कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियां जैसे पालक तथा कॉड लिवर तेल में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल, आम, पपीता इत्यादि में भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए ये आंखों के लिए ज़्यादा अच्छा है। चक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। चक्षु भी बोल सकते हैं, चक्षु मीन्स आंख होता है, या चक्षुष यहाँ भी जैसे लिखा है। कहने का मतलब वो जिन लोगों की आंखें डिफेक्टिव होती हैं, आंखों में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, देख नहीं पाते हैं, वो भी पढ़ लिख सकते हैं। आप सबको पता है कि कैसे पढ़ लिख सकते हैं। कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित है, कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, चाक्षुषी यानी दृष्टि संबंधी अक्षमता से वो पीड़ित होते हैं। उनकी वस्तुओं को देखने के लिए जो दृष्टि है वो सीमित होती है, उससे ज़्यादा वो देख नहीं पाते हैं। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल अंधे होते हैं। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी के कारण या किसी चोट के कारण उनकी दृष्टि खो जाती है। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा या ध्वनि को, किसी भी साउंड को ध्यानपूर्वक सुन करके वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न कर सकते हैं और इस तरीके से वो पढ़ सकते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक कमी होती है, बट उनके अदर सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं ना, ज्ञानेंद्रियां वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो पाती है, क्योंकि बार बार उसका प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो डेवलप होना जाहिर सी बात है। तो जैसे आंख खराब है तो अपने ईयर को डेवलप कर देते हैं, अपने माइंड को ज़्यादा डेवलप, अपने जो हाथों को ज़्यादा डेवलप करते हैं, जिससे छू के बहुत सारी सेंस अनुभव करके चीज़ों को बता पाते हैं। तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बनाता है। जितना भी आजकल जो सोर्सेज आया है, एक्स्ट्रा सोर्सेज आया है, रिसोर्सेज, जैसे कि बहुत सारा जो लोग ईयर से नहीं सुन पाते हैं उनके लिए एक तरीके का डिवाइस आया है। जो मान लो नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए ब्रेल लिपि आया है कि वो अपनी चीज़ों को और डेवलप कर लें और समझ सकें, पढ़ सकें, है ना। बहुत सारे इस तरीके के ऑडियो रिकॉर्डर की बुक आई हैं, ऑडियो वाली बुकें आई हैं, जिनको वो सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। अब उनके लिए चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए अप्रकाशिक साधन तथा प्रकाशिक साधन। अब वैसे लोग जिनकी आंखें किसी तरीके से डिफेक्टिव हैं, अगर उनको पढ़ना है या सीखना है कुछ भी, तो उनके लिए दो तरीके का साधन है, एक बिना प्रकाश वाला और एक है प्रकाश वाला। बिना प्रकाश वाले को हम अप्रकाशिक कहेंगे और प्रकाश वाले को प्रकाशिक कहेंगे। नाम से ही ये डिफरेंस क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखिएगा आप लोग। अप्रकाशिक साधनों में क्या होता है? चाक्षुष साधन, स्पर्श साधन, जैसे आंख वाले साधन होते हैं, स्पर्श वाले साधन जिसको छू सकते हैं। स्पर्श की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके
सुनने की साधन का उपयोग करके, श्रवण की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन इसमें आते हैं। चाक्षुष साधन शब्दों को क्या करते हैं, ये जितना भी साधन पढ़ रहे हो, स्पर्श साधन या जो भी श्रवण साधन है, ये क्या करते हैं, या बहुत ज़्यादा जो इस तरीके का जो डिवाइस आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो क्या करते हैं कि ये शब्दों को बड़ा कर देते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं। उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं, जैसे मान लो कि बहुत कम दिखता है तो ज़्यादा लाइट दे सकते हैं जिसकी वजह से वो दिख सकता है, तथा सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं, जितना दूरी पे वो आदमी देख पाए, जिसको डिफेक्ट है। स्पर्श साधन जिसमें ब्रेल लेखन पार्टी तथा सलाका सम्मिलित है। स्पर्श साधन में क्या है ना कि अब जैसे ब्रेल ब्रेल लिपि में जो चीजें लिखी गई रहती हैं थोड़ी उभड़ी उभड़ी रहती हैं नॉर्मल वर्ड्स की अपेक्षा, तो उसको छू करके और सलाकाओं के द्वारा भी उसको वो पढ़ने में सक्षम हो पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है। चतुर्थ विकृति युक्त व्यक्तियों को पढ़ने तथा लिखने में सहायता करते हैं ये सभी चीजें। श्रवण साधन में क्या आता है, कैसेट, टेप रिकॉर्डर, बोलने वाली पुस्तकें, आजकल बहुत सारी ऑडियो वाली बुकें आ चुकी हैं, तथा ऐसे अन्य साधन सम्मिलित हैं जो इनको सुन के पढ़ने में हेल्प करती हैं। बोलने वाले कैलकुलेटर भी आ चुके हैं और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन भी उपलब्ध हैं जिनसे अनेक संगणका कार्य यानी गणना का कार्य किया जा सकता है। बंद परिपथ टेलीविजन भी एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो मुद्रित सामग्री को उचित कंट्रास्ट तथा प्रदीप्त के साथ आवर्धित करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक साधन भी है जो मतलब मुद्रित का मतलब प्रिंटेड, उस पे कुछ भी रहता है तो वो क्या करता है, उचित कंट्रास्ट का मतलब जितना जितना चाहिए कंट्रास्ट उतना उतना कंट्रास्ट पे उतना एक तरीके से लाइट जितना चाहिए, जितना लाइट चाहिए, जितना नहीं चाहिए उस हिसाब से उसको बड़ा कर देता है, छोटा कर देता है, उस हिसाब से चीजों को उभार देता है। कौन, ये बंद परिपथ वाला एक टेलीविजन जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो इसको हेल्प करता है ये काम को करने में। कभी कभी आप अगर मोबाइल से अपना कंट्रास्ट सेट करते हैं, ज्यादा कंट्रास्ट, कम कंट्रास्ट आप लोग किए होंगे लाइट को सेट, तो ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। आजकल श्रवण सीडी का भी यूज है। कंप्यूटरों के साथ साथ वाक यंत्र भी है, बोलने वाले यंत्र भी आ गए हैं, टॉकेटिव इंस्ट्रूमेंट, जो आपको अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको सुनने में और लिखने में अत्यधिक सहायक है, ऐसा कहा जाता है। प्रकाशिक साधन में कौन से आते हैं भाई, ड्यूफोक्सी लेंस आता है, संस्पर्श लेंस आता है, रंजित लेंस आता है, अवर्धक तथा दूरबीनी साधन आते हैं। दूरबीनी का मतलब जिनको दूर की चीजें दिखने में दिक्कत होती है वो दूरबीन के थ्रू देख सकते हैं। जबकि लेंसों के संयोजन चाक्षुष सीमा बंधन के संशोधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। लेंसों का जो संयोजन है मतलब आंख में, जैसे मान लो कि हमारा मान लो सपोज मेरी आंखें हैं, दोनों दो आंखें हैं, एक में मेरे को दूर की वस्तु नहीं देख रही है और एक में नजदीक की, तो दूर वाले में उसी हिसाब से दूर वाले में कौन सा हम लेंस लगाएंगे और नजदीक में कौन सा लेंस लगाएंगे, बेटा जल्दी बता दीजिए। दूर में मैम उत्तल लेंस। ठीक है, बहुत अच्छा। और नजदीक में लेंस। हाँ, तो ये दोनों लेंस है, यानी कहने का मतलब मेरे आंख में अगर दोनों टाइप के डिफेक्ट है तो मेरे को दोनों लेंस यूज करना पड़ेगा। एक स्पेक्टिकल्स बनाने में, एक चश्मा में दोनों लेंस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो उसके लिए संशोधन के लिए, उसके उपचार के लिए भी लेंसों का यूज किया जाता है। दूरबीनी साधन का मतलब हो गया दूरबीन वाले साधन जो चौक बोर्ड तथा कक्षा प्रदर्शनों को देखने के लिए उपयुक्त है। जैसे बोर्ड पे जो आप काम किए, चौक से जो काम किया गया, चौक बोर्ड बोलते हैं उसको, और कक्षा में जो भी आपने दिखाया, जो भी डेमोस्ट्रेट किया बच्चों को, लाइक किसी भी तरीके का इमेज बनाया, बच्चों को दिखाया, समझाया, रिप्रेजेंट किया, तो ये दूरबीनी साधन जो है जिनको दूर का देखने में दिक्कत है वो उनको फैसिलिटेट करता है ताकि वो देखने में एबल हो पाए, वो देख पाते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? रंजित लेंस क्या होता है? रंजित लेंस का मतलब हो गया वो पेंटेड लेंस होता है एक तरीके से, मतलब आप बोल सकते हो उभारा हुआ, एक तरीके से पेंट किया गया रहता है। रंजित का मतलब क्या होता है, रक्त रंजित का मतलब हो गया, एक वर्ड है हिंदी का शुद्ध, रक्त रंजित, इसका मतलब रक्त से सना हुआ। तो आप रंजित मतलब समझ जाइए, उसको पेंट किया गया रहता है उसी हिसाब से ताकि वो पढ़ने में उनके लिए यूजेबल हो। बट मैंने तो अभी पढ़ा नहीं है उसके बारे में, मतलब कैसे वो यूज करते हैं, तो उतना थोड़ा बता पाऊंगी क्योंकि मेरी तो भगवान की दया से आंखें सही सलामत है अब तक, आप लोग की दया से। आगे ब्रेल पद्धति क्या है? ब्रेल पद्धति इट इज अ टेक्निक डिजाइन बाय लुइस ब्रेल। आप सबको पता है क्योंकि ये खुद भी एक जन से कैसे व्यक्ति थे, आप सबको इतना पता है। चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है ब्रेल। ब्रेल लिपि के थ्रू इस टेक्निक को डिजाइन किया गया था। लुइस ब्रेल जो स्वयं एक चक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे, इन्होंने सोचा कि अगर ये मेरी प्रॉब्लम है तो मुझे इसके साथ लाइफ टाइम नहीं रहना, इसको अपना बाधा नहीं बनाना, कुछ अच्छा करना है। इन्होंने क्या किया, चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की और 1821 में 1821 में इसको प्रकाशित किया गया।
ये जो ब्रेल पद्धति है उसको डिजाइन किया गया। लेकिन नाउ डेज करंट में जो मॉडर्न अभी सिस्टम है, मॉडर्न सिस्टम 1932 में इसको अपनाई गई थी। वर्तमान पद्धति जो कब अपनाई गई थी, वर्तमान में जो ब्रेल लिपि का जो टेक्निक सिस्टम यूज हो रहा है वो 1932 में अपनाई गई थी। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है जो कि ब्रेल लिपि से ही रिलेटेड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को भी पढ़ा जा सकता है। इनका नाम क्या है? लुई ब्रेल। और 4 फरवरी को, शायद कितने फरवरी को ये दिन मनाते हैं? मुझे फरवरी में ही मनाते हैं, मुझे कंफ्यूजन है, आप लोग बताइए। इनका बर्थडे मनाया जाता है ना, उस दिन बर्थडे भी रहता है। और चूंकि इन्होंने ब्रेल पद्धति की खोज की थी इसलिए वो डे भी उसी चीज के लिए डेडिकेटेड है। आगे चलिए, ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकीत पैटर्न अथवा छाप होते हैं। छोटे छोटे 63 बिंदु होते हैं और उनका एक पैटर्न ही बना होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, 3 बिंदुओं का आप पैटर्न देख रहे हो, 6 बिंदुओं का पैटर्न देख रहे हो। उसी तरीके से 4 जन, हाँ अनन्या सॉरी, मेरे को 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं जहां तक मुझे याद है। हाँ 4 जनवरी, बहुत अच्छा, 4 जनवरी लिख लेना, 4 जनवरी ब्रेल ब्रेल लुई ब्रेल डे। प्रत्येक छाप एक अक्षर, यहाँ जो 63 बिंदु आपको दिख रहा है और पैटर्न या छाप, एक एक डॉट जो है बेटा एक एक लेटर को डेडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। अक्षरों के समुच्चय, बहुत सारे अक्षरों का जो सेट होता है। जैसे मान लो कि हिंदी में समझाऊं तो ABCD जैसे आपने लिखा तो उनका एक सेट होता है, एक पूरा सेट हो गया ना ABCD पूरा जेड तक। उनके समुच्चय को, उनके सेट को सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करता है। अब बट नहीं, आप पूछोगे मैम ऐसे कैसे होगा, क्योंकि वो उन्होंने जो सिस्टम डेवलप किया है, उन्होंने इस सेट को डेवलप किया होगा तो ब्रेल पद्धति में ये भी डेडिकेट किया होगा, रिप्रेजेंट किया होगा कि हाँ ये जो पॉइंट है, ये जो अक्षर है या सिंबल है इस चीज को डेडिकेट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये जो शब्द है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बातें जो है ना वहां पे लिखी गई होंगी ब्रेल लिपि में, तभी उस सिस्टम को कहीं ना कहीं आगे पढ़ाया जा रहा है या समझाया जा रहा है। ओके। यहाँ तक बता दिया था कि व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करती है, यानी कुछ ना कुछ सिंबल वगैरह डिजाइन किया गया और बता दिया गया कि ये चीज इसको डिनोट करेगी। जैसे मैथ में सिंबल्स होते हैं ना, हर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए स्पेसिफिक सिंबल डिजाइन किया, जैसे ऐड के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस का साइन, मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस का साइन। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं उस सिस्टम में बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेसिफिक सिंबल को डिजाइन किया गया था। वो जब हम पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है मुझे भी समझ में आएंगी, क्योंकि उतना ज़्यादा जानना नहीं है तो छोड़ दीजिए उतना। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर, मतलब एक तरीके से बिंदु जो होते हैं ना उभरे हुए होते हैं, उभरे हुए पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। इस तरीके से आपको लगेगा ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा किया गया एक तरीके से, वर्टिकल जिसको बोलते हैं, 1 2 3, ये पूरा 6 डॉट का एक आपको सेट दिखेगा पूरा इस तरीके से। तो जैसे सी को यहाँ 2 डॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ए को 1 डॉट से, टी को 4 डॉट से, वो भी कैसे प्लेस भी याद रखना पड़ेगा। तो जो लोग ये इस तरीके की पढ़ाई पढ़ते होंगे तो छू करके ही महसूस करके ये बता देंगे कि ये कैट लिखा हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदु की पैटर्न इस तरीके से नीचे दिया गया है कैट के लिए। एंड के लिए यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन किया गया और कॉमा के लिए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं उस पद्धति में, ब्रेल लिपि का जो पद्धति है उसमें ये सब चीजें बताई गई हैं। इस पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है, 1 मिनट, हाँ, रामायण में लव और कुश का वो क्या स्टार्ट होता है, जो लास्ट में वो रामायण का पाठ करते हैं राम जी के सामने करते हैं ना, तो उनमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें खुद से भी गाई हैं रविंद्र जैन ने। सुनिएगा लव कुश वाला आप लोग। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि जन्म से पूर्णतः चाक्षुष विकृति वाले जो रविंद्र जैन हैं, उन्होंने इलाहाबाद से अपनी संगीत प्रभाकर की शिक्षा हासिल की। उसके बाद वो एक सफल संगीतकार, एक अच्छे गीतकार, यानी गीत भी लिखे हैं, संगीत भी दिया है और गाया भी है, गीत लिखा भी है, गाया भी है और म्यूजिक भी दिया है के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया है, साबित किया उन्होंने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। श्री लाल अडवाणी आई थिंक नाम, श्री लाल अडवाणी जो स्वयं चाक्षुष विकृति युक्त हैं, ने भारत में विकलांगों के पुनर्वास, जो विकलांग हैं उनके पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व किया कि ब्रेल सिस्टम में क्या क्या डिफिकल्टी है, क्या क्या समस्याएं हैं,
उसके लिए उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया, ताकि भारत के जो लोग हैं जो इस तरीके की विकृति से संबंधित है, और अगर वो कुछ करना चाहते हैं ब्रेल लिपि के थ्रू, पढ़ के लिख के, तो इस सिस्टम में जो कमियां हैं उसको कैसे इरेडिकेट किया जाए, कैसे उसको ज़्यादा अच्छा बनाया जाए इस टेक्निक को डेवलप करके। तो उन्होंने इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। अमेरिका की एक लेखिका एवं प्राध्यापिका हेलन ए केलर संभवतः सर्वविदित तथा प्रेरक जासूस विकृति युक्त महिला है। ये तो महिला ही है। 18 महीने की आयु में इनकी जो दृष्टि है वो खो गई थी। 18 महीने की आयु में, जब मतलब जन्म हो गया था उसके बाद 18 महीने होते हैं ना, 18 महीने मतलब 1 साल ऑलमोस्ट 6 महीना, 1 साल 6 महीने की जब थी, तो इनकी आंखें खो गई थी, इनकी आंखें की दृष्टि खो गई थी, सॉरी आंखें नहीं, दृष्टि मतलब विजन जो था वो चला गया था। लेकिन उनके संकल्प तथा साहस के कारण वह एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण कर सकी। इनका जो दृढ़ संकल्प था उसकी वजह से ये पढ़ सकी आगे, नहीं तो बहुत लोग तो हिम्मत ही हार जाते हैं। स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो कि 1903 में प्रकाशित हुई थी सहित उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 में आया था। ऐसी बहुत सारी पुस्तकों को लिखा है हेलन ए किलर ने, मतलब इन्होंने लिखा है। अब चले आते हैं थोड़ा सा रिवीजन की तरफ। जैसे मैंने पूछा था बहुत लोगों से कि पढ़ाया जो लोग थे, सबसे पहले तो ये बता दो कि प्रकाश है क्या, किसी को भी पता है तो बता दो प्रकाश क्या है। मैम जब प्रकाश किसी दर्पण की सतह पर पड़ती है और उससे विपरीत दिशा में मुड़ जाती है उसी को प्रकाश परावर्तन कहते हैं। मैंने बोला प्रकाश क्या है, क्वेश्चन लिख देती हूँ। प्रकाश, प्रकाश क्या है? मैम प्रकाश बहुत गलत बात है भाई। एक लाइट है जिससे हम देख सकते हैं, मतलब किसी भी वस्तु या ये। ठीक है ठीक है, मैम थोड़ा सा हाँ। और प्रकाश प्रकाश सरल रेखा के अंदिश गमन करता है। ठीक है, और कुछ एनीवन? सुमंत, रोशन? तरंग है मैम। ये प्रकाश हमेशा कौन सी तरंग है? तरंग है। कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, और अनुप्रस्थ। और ठीक है, और ये मैम प्रकाश निर्यात में मतलब गमन नहीं करती है, वहाँ पर ये निर्वात। शून्य होता अच्छा ठीक है, और एनीवन? प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होती है, जैसे आपतित और परावर्तित दोनों। अच्छा ठीक है ठीक है है। हाँ, ठीक है। परिवर्तन होती है, जैसे परिवर्तित होती है, आपतित भी होती है और परिवर्तित भी होती है। ठीक है, और कुछ? ठीक है, जितना भी पॉइंट बताया हो सबके सब सही बताए हो। मैं पूछ रही थी प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है, जो हमें सभी वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। तो किस प्रक्रिया के थ्रू देखते हैं, तो गुड़िया ने बता दिया परावर्तन। तो क्योंकि यह परावर्तित होती है, तो पहले एक जैसे मान लो कि ये आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण पे प्रकाश पड़ा है, यहाँ पे टॉर्च है मान लो, तो प्रकाश पड़ा है तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट भी तो होगा ना दूसरे डायरेक्शन में। तो ये जो प्रकाश यहाँ से आई है उसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे जो वापस जा रही है? आने वाले को आपतित किरण और जाने वाले को परिवर्तित किरण। अच्छा प्रकाश बोलेंगे। और एनीवन? मैम आते हुए इंसिडेंट रे बोलेंगे, जाते हुए को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा ठीक है, इसके जस्ट बीच में एक ये जो जहाँ पे ये जो पॉइंट ए है, मान लो कि ये जो रे आ रही है ये एक पॉइंट पे आती है, एक पॉइंट पे आती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जिस पॉइंट पे? बिंदु बोलेंगे। अच्छा ठीक बिंदु। है ठीक है, बहुत अच्छा सही है। ये रे आई और यहाँ से ये चली गई, लेकिन इसके बीचों बीच एक पॉइंट से हमने लंब खींचा, इस लंब को हम क्या बोलते हैं बेटा? अभिलंब। ठीक है, और परावर्तन के नियम के अनुसार एक नियम इससे भी रिलेट करता है कि परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं। तीनों एक प्लेन में है ना, ये प्लेन है तो एक ही समतल में है ना, तीनों एक समतल में। हाँ, और कुछ छूटा था, आपतित किरण परावर्तन कोण के बराबर होता है दोनों। जब कभी भी, अब मान लो कि दोनों का योग आई प्लस आर का जो योग आपको बेटा 90 डिग्री हो, मैं पूछूं एंगल आर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है। एक बात बताओ, जब दो दर्पण को मैं अटैच करूं, ठीक है, दो दर्पण को अटैच किया मतलब आमने सामने रखा, तो क्या परावर्तन की क्रिया एक से अधिक बार होगी या नहीं होगी? होगी मैम। ठीक है, पहले दर्पण पे प्रकाश का सोर्स मैंने मान लो कि ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये ए है, ये बी है, नहीं हाँ जो जैसा भी मान लो आप, ठीक है, ये ए है और ये बी है। तो सूर्य बेटा अगर यहाँ से दिखा है इनको, तो यहाँ पे प्रकाश मिलेगी, आती हुई प्रतीत होगी, तो आपतित हो गई, फिर इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी? इस दर्पण पे जाएगी। तो इस वाली बी वाली जो लाइन है जो इसके लिए परावर्तित किरण है, इसके लिए कौन सी किरण हो जाएगी?
बी के लिए मैम, हाँ, बी के लिए आपतित होगी। आपतित हो जाएगी। फिर यहाँ हाँ। से ये रिफ्लेक्ट करके क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को देखने में मदद कर देगा। जो कि सैलून में जो इंसानों ने दो मतलब मिरर यूज किया गया, प्लेन मिरर, वो इसी टेक्निक पे आधारित था। तो कोई पूछे कि क्या दर्पण से एक से अधिक बार परावर्तन हो सकता है अगर दो मिरर का यूज किया जाए तो? हाँ, हो सकता है, जी हो मैम। सकता है ना। बहु प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, ठीक है। एक चीज जो बताना था ऊपर से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, मैं बहुत बार 7th क्लास में भी बताई थी। आभासी प्रतिबिंब बनता है मैम। समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। आभासी और वस्तु के बराबर बनता है, मतलब उसकी दूरी पर निर्भर करेगा वस्तु और समतल दर्पण दर्पण के द्वारा बीच। बहुत अच्छा। आभासी का क्या मतलब होता है सपना? आभासी का सीधा मतलब वन सीधा आभासी सबसे का समान है। नहीं नहीं, आभासी का वर्चुअल मतलब बोलते हैं ना, क्या बोला रोशन आपने? वर्चुअल को आभासी बोलते हैं। हाँ, तो आभासी का क्या मतलब, क्या समझाएंगे मुझे? मतलब ये जैसे क्या बोल सकते हैं, रियल नहीं बोल सकते, मतलब काल्पनिक बोल सकते हैं एक हिसाब हाँ, से। क्योंकि ऐसा लगता है कि इमेज फॉर्म हो रहा है और इसको हाँ, पर्दे पे एक्चुअली नहीं प्राप्त कर सकते। पर्दे पे अगर चाहो कि एक पतला सा व्हाइट पेपर रख के अगर आप इसको पर्दे पे प्राप्त करना चाहो तो उसका इमेज का जो शैडो है आपको नहीं इस प्राप्त पर्दे पे नहीं दिखेगा। नहीं। जबकि अवतर जी और उत्तर दर्पण के द्वारा अगर थोड़ी सी दूरी एडजस्ट करते हैं दर्पण और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो अवतर और जी उत्तर दर्पण के द्वारा वहां पे प्रतिबिंब आपको दिख जाएगा, यानी कि पर्दे पे प्राप्त किया जाएगा। लेकिन इस समतल दर्पण में ये प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए इसको आभासी बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब बनता है इसके द्वारा। दूसरा, जितना दर्पण है, जैसे मान लो कि ये आपका दर्पण है, ये दर्पण है और यहाँ पे एक मोमबत्ती रखी गई है, मोमबत्ती रखी गई है, तो दर्पण और मोमबत्ती के बीच में जितनी दूरी है उतना ही इस मिरर के अंदर की दूरी पे ही आपका इमेज यानी प्रतिबिंब बनेगा। उतनी ही दूरी पे, अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो दर्पण के अंदर भी 2 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब जैसे जैसे आप दर्पण से दूर जाते हैं, प्रतिबिंब आपको दर्पण में क्या दिखता है, दूर दिखता है कि नहीं? जी मैम। दिखता है। दिखता है। और जैसे जैसे दर्पण के पास आते हो तो लगता है कि पास में ही इमेज बन गया है ना? सही है कि नहीं? जी समझ में आया? जी हाँ। तो क्या बोलेंगे? समान समान दूरी पे, समान दूरी पे। और साइज में कैसा होता है? साइज में बराबर कैसा होगा, साइज में कैसा होता है बेटा? वस्तु के बराबर होता है, हाँ, वस्तु के बराबर होता है। ऑब्जेक्ट के बराबर। हाँ, वस्तु के बराबर, क्योंकि जितनी आपकी हाइट है उतना ही बड़ा इमेज फॉर्म होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका हेड है तो हेड छोटा दिखाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नो नहीं है ना? नहीं है। साथ साथ सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा कहने का मतलब आपका सर अगर ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगा, नीचे नहीं दिखेगा। पैर नीचे है तो नीचे ही दिखेगा, ऊपर नहीं दिखेगा। तो ये सारे पॉइंट थे, इसके बारे में याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत? नो मैम। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को एक मैंने बताया था जो आप लोग यहाँ तक तो समझ चुके हैं मुझे लग रहा है। एक ही तल में होते ये सब चीजें हो चुकी हैं। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? जैसे आप कई बार देखते हो, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है मैंने बताया था, कोई एनीवन? जैसे मैम Yes, दायां ma'am. भाग दिखाई दे तो उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, बायां कभी दायां दायां दिखेगा, वाला दायां बायां हमें लगेगा। दायां जैसे अगर दिखेगा। आप दाएं हाथ से अपने बाएं कान को टच करो, बाएं कान से अपने दाएं कान को टच करो बाएं हाथ से, तो आपको लगेगा कि उल्टा ही दिखेगा, मतलब बायां का दायां, दायां का बायां। तो इसको पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आया? और दो टाइप का परिवर्तन हम लोग और पढ़े थे, विसरित परिवर्तन और नियमित परिवर्तन। ये क्या है सुमंत, रोशन? मैम नियमित परिवर्तन नियमित सेम सेम अगर पहले सेम क्या बोल सकते हैं, समतल अगर वो है सरफेस तो नियमित होगा, और अगर सरफेस अगर समतल नहीं है हाँ, तो अनियमित हो जाएगा परावर्तन। ठीक है। एट द सेम टाइम दूसरा पॉइंट भी आप बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट जैसे आपने बोला कि प्लेन सरफेस है तो हाँ, नियमित बना। दोनों में ये होगा, इसमें जो रिफ्लेक्ट होगा हाँ, वो सामने की तरफ होगा, उसमें मतलब इक्वल, मतलब उसमें सेम दिशा में नहीं होगा, मतलब सेम हाँ, हो सकता है डायरेक्शन में उसका हाँ, रिफ्लेक्शन जो होगा वो नहीं होगा अगर सरफेस समतल नहीं है तो। मैम मतलब दोनों पर आपतित जो आती है किरण वो सेम होगा, लेकिन परिवर्तन मतलब चेंजिंग हो जाएगा अनियमित और नियमित में। ये अनन्या अनियमित में ठीक है। मुझे ये समझाना था, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ गया, अच्छी बात है। जैसे इन्होंने बताया कि रोशन ने कि नियमित परावर्तन जो होता है आप सबको समझ में आ गया कि प्लेन सरफेस होना चाहिए, एकदम चिकना सरफेस होना चाहिए। लेकिन अगर प्लेन सरफेस नहीं है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? विसरित, यानी कि उसका जो मतलब जो उसकी आपतित किरणें आएंगी, लेकिन परावर्तित किरणें क्या होंगी, कभी कभी दोनों परावर्तित किरणें, कभी कभी दो परावर्तित अलग किरणें एक अलग दूसरे को काटती हुई वापस लौट जाती हैं। लेकिन नियमित वाले में क्या होता है, परावर्तित किरणें जो लौटती हैं वो पैरेलल लौटती हैं, पैरेलल लौट रही है ना।
परावर्तित जी मैम। किरणें कभी भी एक दूसरे को यहाँ पे काट नहीं रही हैं, नहीं ना काट रही हैं। ध्यान से देख लो, पूरा ही इरेज कर देते हैं। परावर्तित किरणें कभी भी इसमें नहीं काटेंगी एक दूसरे को। यहाँ पे ब्लैक वाला कौन सा है बेटा सपना? आपतित। और ब्लू वाला आपतित किरणें परावर्तित। परावर्तित तो क्या ब्लैक वाले एक दूसरे को काट रहे हैं? नहीं। नहीं और ब्लू वाले एक दूसरे को काट रहे हैं? नहीं। नहीं मैम। तो कभी भी यानी आपतित किरणें समानांतर होती हैं और परावर्तित किरणें भी एक दूसरे के समानांतर होती है, ये समझाना था मुझे। एट द सेम टाइम जो विस्तृत परावर्तन होता है, इस वाले इमेज में थोड़ा देख के समझने की कोशिश करना। आपतित किरणें आ तो रही है समानांतर, लेकिन जब परावर्तित किरणें मुड़ रही हैं तो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। देख रहे हो ना इस इमेज में? जी जी मैम। और साथ साथ इनका जो सरफेस होता है वो इरेगुलर होता है। यहाँ पे बेसिक डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? हाँ मैम। यहाँ तक हो गया और मुझे नहीं लगता कि कुछ समझ में आना चाहिए आप लोग को। अच्छा, दो टाइप के ऑब्जेक्ट बताए थे, लुमिनस और नॉन लुमिनस, जिसको प्रदीप्त और अप्रदीप्त बोलते हैं। प्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं, अप्रदीप्त किसे कहते हैं? अप्रदीप्त जो मतलब जो पिंड स्वयं को प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उनका खुद का नहीं होता है, उसे प्रदीप्त अप्रदीप्त कहते हैं मैम। एक मिनट वर्ड लिख देती हूँ, रुक जाओ, नहीं तो गलती कर दोगे। प्रदीप्त और दीप्त लिखा था, अब बताओ। दीप्त में मैम उनका मतलब प्रकाश का उत्सर्जित होता है, खुद स्वयं का का प्रकाश। प्रकाश होता है अच्छा ठीक है, प्रदीप्त खुद का, और उसमें नहीं होता है खुद का। के पास प्रकाश नहीं होता है। सच में? जी मैम। चलो ठीक है, इतना सही है। रोशन सही बता रहे हैं ये लोग? जी मैम। ठीक है। यहाँ पुनः परावर्तन को दिखाया गया है। और बहुप्रतिबिंब क्या होता है? बहुप्रतिबिंब एक बार तुम लोग को समझा देते हैं। जैसे दो समतल दर्पण को हम लोगों ने जोड़ा था ना, जैसे एक हाँ। समतल दर्पण है ये और दूसरा समतल दर्पण है ये, ठीक है? तो एक समतल दर्पण है ये, ठीक है? तो इनके बीच में जैसे हम लोगों ने उस चीज को छोड़ दिया था इसलिए क्योंकि अलग अलग एक फॉर्मूला है वो काम करता है। इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का बन जी रहा है ना? तो अब आप पूछोगे कि मैम अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री पे रखे गए हैं तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? आप पूछोगे ना? एक से अधिक बने। हाँ। एक से अधिक बनेगा। जी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, प्रतिबिंबों की संख्या। मुझे लगा कि आप लोग को बता देना चाहिए। प्रतिबिंबों की संख्या इक्वल टू 360 डिग्री बटा कोण का जो वैल्यू रहेगा -1 कर देना। टोटल प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगी। यहाँ पे 360 डिग्री बटे में कितना डिग्री दिया है? 90 डिग्री। 90 है ना? 90 है ना? जी मैम। तो 9 चौका 36, 4 बार में कट गया, 4 में से 1 गया तो 3। तो कितने इमेज बनेंगे यहाँ पे? कितना प्रतिबिंब बनेगा? 3 बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको हटा के सपोज जो दूसरा फॉर्म करते हैं, अगर ये है समतल दर्पण और इतने डिग्री पे रखा गया है 45 डिग्री पे, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? हरी अप, एक और बता देना। एक 60 डिग्री पे रखा है, प्रतिबिंब बनेगा मैम। कितना प्रतिबिंब बनेगा? 4 बनेगा। किसमें? किसमें 4 बनेगा? 450 वाले में। 450 नहीं लिखी हूँ, 45 डिग्री लिखी हूँ। सॉरी मैम, 45 डिग्री। हाँ, कितना बनेगा? हमें लगा कौन है। 360 बटा 45 डिग्री करना, -1 कर देना। 9 चौका 36, 0, 9 पच्चे 20 45, -1 19। डाल देंगे 8, 8 में से 1 गया, 7 बनेगा ना 45 में। तो इसमें 5 बनेगा ना? और 60 में कितना बनेगा? 5 में 5 देख के बताना। 5 सही बता रहे हो। 360 डिग्री बटा 60 डिग्री -1 करेंगे तो 6 बार में कट गया, 6 से 1 माइनस करेंगे तो टोटल 5। एक्चुअली यहाँ पे फिक्स नहीं था इसलिए मैंने उस चीज को यहाँ पे जो लिखा था दर्पण वाला कुछ वो, इसलिए इसी मतलब फॉर्मूले से आप वहां पे बता सकते हैं कितना प्रतिबिंब बनेगा। इसी को बहुप्रतिबिंब बनना बोलते हैं। जो बहुप्रतिबिंब बनता है, बहुप्रतिबिंब में क्या होता है? एक से ज्यादा प्रतिबिंब बनता है ना। बहुप्रतिबिंब नाम से ही पता चल रहा है कि मोर देन एक इमेज बनेगा। नाम से समझ में आ गया? बोलो ना। हाँ, बहुप्रतिबिंब को बनाने का जो कॉन्सेप्ट है बहुमूर्तिदर्शी, जिसको आप केलाइडोस्कोप बोलते हैं, उसमें किया जाता है। तभी तो आप 3 समतल दर्पण को जोड़ दिए थे तो उसके अंदर कुछ चूड़ियां डाले थे और बाहर से कवर करके एक कॉर्नर वाले पॉइंट से आप देख रहे थे तो बहुत सारा पैटर्न बन रहा था। तो बहुमूर्तिदर्शी में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? अब मैं पूछूं तो क्या बताऊं? समतल दर्पण में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कीप इट अप। अगर मैं पूछूं कि बहुमूर्तिदर्शी में केलाइडोस्कोप में कौन सा दर्पण यूज किया गया तो समतल दर्पण, क्योंकि जोड़ करके हमने केलाइडोस्कोप बनाया था और उस समय भी बताया था। और जो वीडियो देखे थे उसमें भी 3 समतल दर्पण को ऐड किया गया था। आप खुद से भी बना सकते हैं, इवन स्केल को जोड़ के भी आप बना सकते हो।
समझ में आया? सपना, खुशबू, गुड़िया, रोशन, यस सुमन? जी मैम। यस मैम। हाँ, ठीक है। ये फॉर्मूला बेटा आप लोग लिख लेना। प्रतिबिंबों की संख्या मैंने उतने अच्छे से नहीं लिखी। कोण का वैल्यू जितना रहेगा, कोण का मान कभी कभी पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है। -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या। यहां तक किसी को कुछ दिक्कत? आगे बढ़े? जी मैम। कुछ खास बचा नहीं होगा, बस थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ तक सब मैंने करा दिया था। ये जो सन का लाइट है, सन का लाइट कैसा दिखता है कलर में? सफेद दिखता है ना? सफेद दिखता है। हाँ, बट अगर उसको अलग करें हम, तो अलग करने, सन के लाइट को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपन। विक्षेपण। वर्ण विक्षेपन यानी कि सूर्य के प्रकाश, एक व्हाइट प्रकाश को आप विक्षेपित करके, टुकड़ों में तोड़ के उसको अलग अलग कलर में दिखा रहे हो, तो सफेद प्रकाश को विभक्त होके अनेक रंगों में बंटने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपन कहते हैं। वर्ण विष क्या होता है? वर्ण इसका समानार्थी वर्ड है रंग का। वर्ण तो वर्ण विक्षेपण में विक्षेपन हो गया, यानी कि आपको तरह तरह के रंग दिखते हैं, और विबग्योर से आप उसको याद रखना। विबग्योर वो पैटर्न ही है, GYOR, पहले वायलेट होता है और रेड नीचे होता है। इस पैटर्न को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम। एक चीज जो समझाना था, यहाँ पे आइज वाले में थोड़ा सा समझा देते हैं, बस चले जाना आप लोग। थोड़ा सा समझा देते हैं। वो चली गई अनन्या, रुकना था उसको। थोड़ा सा बताएंगे आइज के बारे में, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कोई इमेज सोच रहे थे, लेकिन इमेज मुझे मिला नहीं, उतना जल्दी जल्दी टाइम ही नहीं था। थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करने पे क्या हो रहा है? अच्छा चलो यहीं बनाते हैं। उतना अच्छा फॉर्म नहीं होगा, हंसना मत। ये जो बाहर का जो पटल होता है, ये थोड़ा सा आगे में निकला होता है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। आंख का ये जो बाहरी उभार होता है, इसी को हम कॉर्निया बोलते हैं। बाहर में निकला होता है, और ये बाहरी लेयर होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है, व्हाइट कलर का होता है, जो हमें किसी भी दुर्घटना से बचाता है। एक्चुअली आंख में 3 लेयर होते हैं। ये प्राइमरी बाहर वाला लेयर, फिर ये दूसरा वाला लेयर, दिख नहीं रहा है तो रेड से कर देते हैं, और फिर ये अंदर का तीसरा लेयर, याद रहेगा। तो बाहर वाले को हम बोलते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल का मतलब वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, टफ होता है, और व्हाइट कलर का होता है। यही बाहर में जो थोड़ा सा उभरा रहता है, इसी पार्ट को हम कॉर्निया बोलते हैं। और जब लोग डेथ कर जाते हैं तो आप इसी कॉर्निया वाले भाग को वो डोनेट कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नर्व्स निकला रहता है, नर्व्स। और बी थर्ड वाला जो पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट जो है, यहाँ पे हमारा गोल सा बना होता है एक लेंस। देखो दिखाते हैं, ब्लू से दिखाते हैं। गोल सा ऐसा बना रहता है, चूंकि उत्तल लेंस यूज होता है, उत्तल लेंस। और यहाँ पे 2 साइड में मसल्स होती हैं, जो हरा से दिखा रहे हैं। हरा हरा मान लो कि मसल्स है, सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल्स क्या करता है कि आपके इस लेंस को, यानी कि ये जो ब्लू कलर का मैंने लेंस बना के दिखाया, वो ब्लू कलर के लेंस को दोनों साइड से सिलियरी मसल्स, अब लेंस है तो उसको पकड़ के तो रखोगे ना भाई, कि सही छोड़ दोगे? तो दोनों साइड से सिलियरी मसल्स उसको पकड़ के रखती हैं, तो इनको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मांसपेशियां भी बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, ये दोनों साइड है हरी वाली, और ये वाला है आपका लेंस। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं बाहर में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। देख रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग? छोड़ दें? समझ रहे हैं। ऐसा बना रहता है, इसको हम ब्लू वाले को बोलेंगे लेंस। अब इस लेंस के बाहर में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक एक पार्ट होता है, येलो से दिखा रहा है। यहाँ पे ऐसे ऐसे पार्ट होता है, ऐसे छोटा छोटा दोनों साइड में होता है, जिसको बोलते हैं परितारिका या आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं, या परितारिका। इन्हीं परितारिका के द्वारा हमारी जो ये जो लेंस है, इस लेंस के साइड में इतनी बड़ी द्वार होती है, काला से दिखा देते हैं इसको। द्वार होता है, छोटा सा छेद होता है। इस छोटे से छेद को क्या बोलते हैं? पुतली। छोटे से छेद को क्या बोलते हैं? पुतली। जो द्वार होता है, अंदर जाने का रास्ता होता है, जहां से लाइट इंटर करता है। तो इसी पुतली के जस्ट थोड़े थोड़े ऊपर में आइरिस होता है, जो आपके पुतली के रंग को डिफाइन करता है।
या एक तरीके से प्रकाश जो ज्यादा जाता है उसी को आइरिस भी रोकता है, ज्यादा प्रकाश को ज्यादा अंदर जाने से मना करता है। उसके बाद ये जो थर्ड वाला लेयर है अंदर में, थर्ड वाला जो लेयर है ये पूरा रेटिना का पार्ट है, हम तो बता ही दिए, आगे में उभरा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा सटा हुआ है क्योंकि, और ये जो पीछे आ रहा है ना रेटिना, तो पीछे में यहाँ पे इमेज बनेगा रेटिना पे, क्योंकि ये जो रेटिना है और ये जो नर्व्स है आपकी ऑप्टिक नर्व्स, ये दोनों मिलती हैं, यहाँ पे मिलती हैं। ये मिलन वाले जगह पे कोई भी स्पेशल नर्व जो है जिसको तंत्रिका बोलते हैं, NERVE, ये जो नर्व है जिसको तंत्रिका बोलते हैं, वहां कोई तंत्रिका बेटा मौजूद नहीं है, यानी कि अब्सेंस है। अब्सेंस होने के कारण ये जो रेटिना, आपका ये जो रेटिना है, रेटिना और ये जो तंत्रिका है यहाँ पे जो मिल रहा है, इसका इंफॉर्मेशन कोई भी नर्व नहीं होने की वजह से आपके ब्रेन तक इसका सूचना नहीं पहुंच पाता। इसी बिंदु को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंध बिंदु, अंध बिंदु बोलते हैं। बहुत अच्छा। और ठीक है, ये तो रेटिना है, मैंने अंदर नाम लिख दिया, थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। ये थर्ड वाला जो लेयर है जो इरेज हो रहा है व्हाइट वाला, सॉरी, ये जो थर्ड वाला येलोइश पार्ट है इसी को बेटा रेटिना बोलते हैं। इसको हमने बोला रेटिना। यहाँ पे क्या होता है ना, ये रेटिना जो है पूरा अंदर का पार्ट और ये नीचे यहाँ तक का भाग, यहाँ पे क्या होता है ना, लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को, जो लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं कांचाभ द्रव्य, हिंदी में बोलते हैं कांचाभ द्रव्य, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये आंख का पूरा संरचना है, 3 लेयर का बना होता है। ये जो पहला वाला होता है दृढ़ पटल होता है, बीच वाले को बोलते हैं रक्त पटल, क्योंकि उसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स, ब्लड भरा होता है जो चोट लगने के बाद ब्लड के रूप में आने लगता है, या कभी कभी किसी का ब्रेन हेमरेज हुआ तो इसी से ब्लड निकलने लगता है। तो बीच वाले को बोलते हैं रक्त पटल और थर्ड वाले को बोलते हैं रेटिना, यानी कि दृष्टि पटल। पहले वाले को दृढ़ पटल बोलते हैं, दूसरे वाले को रक्त पटल और थर्ड वाले को दृष्टि पटल बोलते हैं, क्योंकि ये जो रेटिना वाला पार्ट है वो देखने में हमें हेल्प करता है और पीछे ही आपका ऑब्जेक्ट का जो इमेज है बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत, ये चीजें समझ में आई कि फिर से समझा दे? आ गई समझ में। हाँ आ गई तो अच्छी बात है। नहीं आई सुमंत, आपको समझ में आया? आ गया मैम। हाँ आ गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से देख लो ये बीच वाला, फिर से एक बार देख लो सपना, सपना गुड़िया, इसको क्या हो गया, 1 मिनट, आप लोग को समझ में आ गया है ना? जी मैम। क्योंकि ये मैंने खुद से बनाया है तो मुझे लगा कि उतना क्लियर नहीं होगा, तो हम सोच रहे थे एक बार इमेज दिखा देते हैं, लेकिन इमेज बार बार पता नहीं भाग जा रहा है। बीच वाला गोल दिख रहा है ना, येलो कलर का पार्ट, वो क्या है? लेंस। लेंस के ऊपर में पतली पतली व्हाइट मसल्स दिख रही होगी, ऊपर में जो रेड से चिपकी हुई है, वो जो रेड टाइप की जो मसल्स है उसको पक्षाभ मसल या सिलियरी मसल्स बोलते हैं। उसके जस्ट आप थोड़ा देखोगे लेफ्ट साइड में ब्लू कलर का ऊपर में भी है, नीचे में भी है, जो आपके पुतली से थोड़ा सा सटा हुआ है। वहां पे देखेंगे तो वो दोनों जो ब्लूइश पार्ट है उसको आइरिस बोलते हैं, जो आपके लाइट को अंदर इंटर करने से एक तरीके से रोकता है, ज्यादा इंटर करने से। और आइरिस ही कहीं ना कहीं पुतली के साइज को कंट्रोल करती है, बड़ा करती है या छोटा करती है। तो वहां पे उसके बाद उसके पास जो सटा हुआ पार्ट है, जो आइरिस के जस्ट पार्ट में सटा हुआ थोड़ा सा छेद जैसा आपको बना हुआ दिखेगा, वो पुतली है। एक्चुअली यहाँ पे नहीं दिखाया गया इसलिए मैंने बताया था आपको, पुतली है जो अंदर जाने देती है प्रकाश को। और ये लेंस है जो कि पूरा पूरा दिख रहा है कि ये बीच से मोटा है और ऊपर में थोड़ा सा पतला है, तो जो कि उत्तल लेंस है। ये पूरा 3 लेयर आपको दिखेगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे घर में बैठ के तो 3 लेयर दिखेगा। ऊपर वाले लेयर को हम दृढ़ पटल बोलेंगे, जो स्ट्रांग होता है, व्हाइट कलर का होता है, बाहर की ओर जो हमारा आईज थोड़ा सा उभड़ा हुआ है उसी को हम कॉर्निया बोलते हैं, जो बाहर में आपको दिखाया जा रहा है नीचे में। और उसके बाद जो सेकेंड वाला है उसको रक्त पटल बोलते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड भरा होता है। थर्ड वाला जो लेयर देख रहे हो ब्लैकिश, वो रेटिना है, जो कि पीछे में इमेज फॉर्म करता है। और जहां पे आपका रेटिना आपके एक क्या बोलेंगे नर्व से मिलता है, वहां पे ये जो निकले हुए नर्व्स आपको दिख रहे हैं बाल के जैसे, उससे मिलता है। लेकिन इसके मिलने की संकेत, इसकी सूचना आपका जो दृढ़ तंत्रिका नहीं होने की वजह से या स्पेशल नर्व नहीं होने की वजह से माइंड को नहीं मिलता, इसलिए उसको ब्लैक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और ये जो पूरा आपका पूरा पार्ट है जो डॉट 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 दिखाया गया है, डॉट 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 और रेटिना तक, डॉट 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 और रेटिना तक, यहाँ पे कंचाभ द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है? कंचाभ द्रव्य भरा रहता है।
इस वाले पार्ट से लेकर के बेटा इस वाले पार्ट तक एक लिक्विड भरा रहता है। समझ में आ गया? और यहाँ पे ही थोड़ा सा उभरा हुआ गोल मिलेगा गड्ढा जैसा, जिसको हम पुतली बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? जी मैम। यस मैम। जी मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच इतने देर तक बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।